Good morning, students. I am Neeta Sharma from Leal Public School, Bikaner. Your Hindi teacher. बेटा आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंदर कक्षा 7वीं का पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ रहे हैं। इसका वन पार्ट हमने अपने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने वर्णों को बांटा था स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में। हमने स्वरों को पढ़ लिया था और अयोगवाह को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। तो देखिए व्यंजनों को हमने कितने टाइप्स में बांटा है? 3 टाइप्स में बांटा है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क वर्ण यानी क की जो लाइन है उसका पहला जो वर्ण है वो क है। इसके नाम से इस लाइन को क्या नाम दे दिया गया? क वर्ग। च की लाइन है च छ ज झ, तो इसका पहला वर्ण क्या है? च, तो इसको क्या नाम दिया गया? च वर्ग। नेक्स्ट देखिए ट ठ ड ढ ढ ड ढ, इसको क्या नाम दिया गया? ट वर्ग। नेक्स्ट देखिए इसको आप हटाइए एक बार, त वर्ग। त थ द ध न, ये है हमारा त वर्ग। प फ ब भ म, ये है प वर्ग। जो फर्स्ट अक्षर होता है उसके नाम से उसको नाम दे दिया जाता है वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन है वो क्या होते हैं? यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के जिस जिस भागों को स्पर्श करती है, इस वजह से इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपको पूरा क से लेकर मैं तक लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक इतना सा लिखोगे, क से मैं तक स्पर्श व्यंजन, क से मैं तक। और आपके ऑप्शन भी इसी तरीके से आएंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, तो उसमें लिखा हुआ जाएगा क से मैं तक, या जो भी है वो लिखा हुआ जाएगा। आपको क से मैं तक का ऑप्शन सही करना है। नेक्स्ट देखिए आप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब ये क्या है? स्पर्श व्यंजन में इनको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इनका उच्चारण करते समय जीभ जिस जिस भागों को स्पर्श करती है या आवाज कहाँ से आ रही है, उस हिसाब से हमने इन स्पर्श व्यंजनों को डिवाइड किया है। तो क से लेकर मैं तक के जितने भी व्यंजन थे उनको हमने किस हिसाब से डिवाइड किया? देखिए, सर्वप्रथम आती है क की लाइन। आप बोल के देखिए, क ख ग घ ढ। कहाँ से आवाज आई? कंठ से, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। यानी कहाँ से उच्चारित हो रही है? ये कंठ से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। नेक्स्ट देखिए तालु, च छ ज झ ञ। हमारी जीभ है वो कहाँ से टकरा रही है? तालु से, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? तालु। नेक्स्ट देखिए त क ड ध न, इसमें हमारी जीभ है वो उल्टी होकर तालु से टकराती है। इस जीभ का उल्टी होकर तालु से टकराना क्या कहलाता है? मूर्धा। यानी ट ठ ड ढ ण, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? मूर्धा। नेक्स्ट देखिए दंत, त थ द ध न। यहाँ बोलते समय हमारी जीभ है वो दांतों से टकरा रही है, आगे के जो दांत है उनसे टकरा रही है, इसलिए इनको दंत बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए प प ब भ म। ऐसा बोलते समय हमारे जो दोनों होठ हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, तो ये दोनों होठों की मदद से हम क्या बोल पा रहे हैं? प प ब भ म, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। अब नेक्स्ट देखिए वर्त, यानी दंत मूल, दांतों की जड़ों से जो टकराते हैं शब्द। देखिए छ, ल, न, ज। जहां पर हमारे मसूड़े होते हैं, जो दांत का जो हिस्सा होता है जहां पर हमारे दांत उगे हुए होते हैं, वहां से ये शब्द टकराते हैं, इनको वर्त बोलते हैं, यानी दंत मूल ध्वनि। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है। इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी भाग से छूटती तो है,
किंतु वह रुकावट बहुत कम होती है। यानी इनको बोलते समय हवा है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श तो करती है, पर वो ज्यादा ठहर नहीं पाती, यानी उनका सही तरीके से हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, व, य, र, ल, व। नेक्स्ट देखिए ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई निकलती है। देखिए श, स, ह। इनको बोलते समय हमारे मुख में गर्मी यानी ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्मी व्यंजन बोला जाता है। ऊष्मी व्यंजन भी चार होते हैं। कौन कौन से? श, श है। अब क गड़ा हम लिखते हैं तो व्यंजन जब लिखते हैं तो क से लेकर लास्ट है तक लिखते हैं, और लास्ट में आती क्षत्र ग श्र। लेकिन उस लाइन को छोड़ने के अलावा हमारे पास श है तक। हमने कैसे बांटा इनको? क से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व हो गया अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो गया श है। अब इस चित्र के माध्यम से हमें वही चीजें बताई गई है कि कौन सी चीजें कौन से व्यंजन बोलते समय कहाँ टकराते हैं। तो देखिए तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ दांत और होठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ, नासिक या नाक से बोले जाने वाले वर्ण। एक तो ए और एक हर वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। नेक्स्ट देखिए आप संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखिए क ख गढ़ की जो लास्ट वाली लाइन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, वो क्या होती है? संयुक्त व्यंजन होती है, यानी वो दो व्यंजनों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट देखिए अन्य संयुक्त व्यंजन। पर संयुक्त व्यंजन किन किन दो व्यंजनों से बनकर मिलकर बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्ष, तो ये किससे बनकर मिलकर बनती है? क प्लस श से, त्र, त प्लस र से, ज्ञ, ज प्लस ञ से, श्र, श प्लस र से। अब यहाँ देखिए श्र के नीचे हल चिन्ह दिया गया है, त्र के नीचे हल चिन्ह दिया गया है, क्ष के नीचे हल चिन्ह दिया गया है और ज्ञ के नीचे हल चिन्ह दिया गया है। देखिए अगर हम ज प्लस, तो फर्स्ट जो वर्ण है उसको तो लिख दीजिए आप आधा, ज प्लस, और य के नीचे आप हल चिन्ह मत लगाइए, नहीं लगाओगे तो ये पूरा ज्ञ बन जाएगा, इसमें आपको नीचे हल चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। यानी कहने का क्या तात्पर्य है? ज्ञ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज प्लस य, अगर हम हल चिन्ह लगाते हैं तो ज्ञ का हल चिन्ह हटाने के लिए हमें ज प्लस य प्लस अ मिक्स करना पड़ता है, और अगर हम अ मिक्स नहीं करें तो हमें क्या कर देना चाहिए? ज प्लस य का हल चिन्ह हटा दो, तो इस तरीके से ये पूरा ज्ञ बन जाएगा। एक बार फिर से बता रही हूँ, मान लो त्र है, त्र के नीचे हल चिन्ह था, हल चिन्ह था तो हमने क्या लिया? आधा त और आधा र, दोनों को मिलके आधा त्र बनाया। आधा त और आधा र दोनों में को मिला के हमने आधा त्र बनाया, त्रिशूल वाला। लेकिन अगर हमें पूरा त्र बनाना हो, पूरा त्रिशूल वाला बनाना हो, हल चिन्ह हटाना हो, तो हमें क्या करना है? जो स्टार्टिंग वाला त है उसके नीचे तो हमें हल चिन्ह लगाना है, लेकिन जो बाद में र है उसका हल चिन्ह हटा देना है। फर्स्ट वर्ण है वो आधा होगा, सेकेंड वर्ण है वो पूर्ण हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। देखिए कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन है। इन चार विशेष रूपों को छोड़कर हिंदी में अनगिनत संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एक शब्द होते हैं जिनको हम मिलाकर लिखते हैं, जैसे विद्या। देखिए विद्या कैसे लिखा जाता है? वि, द के नीचे हल चिन्ह और या। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर द आधा है, लेकिन हम विद्या को इस तरीके से भी लिखते हैं वी। हमेशा याद रखना, अगर हम आधा वर्ण होता है उसके बाद में जो पूर्ण वर्ण होता है, जो आधा वर्ण होता है वो हमेशा ऊपर जाएगा। आधा वर्ण ऊपर गया, नेक्स्ट या है वो द के पैर में लग जाएगा।
तो ऐसे बनेगा विद्या। विधा नहीं होता, ये विधा नहीं होता, क्या बनता है? विद्या। यानी ये द है वो ऊपर चला जाता है, रिया इसके पैरों में जुड़ जाता है। आधे वर्ण के बाद में जो पूर्ण वर्ण होगा वो आधे वर्ण के पैरों में लगेगा, इसलिए ये बनेगा विद्या। इसी तरीके से देखिए उद्देश्य, उ आधा द, फिर पूरा दे, फिर श और य, उद्देश्य। इसको लिखते समय हमें क्या लिखना है? उ, फिर देखिए द को हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे, फिर दे, तो इस द को वापस नीचे लाते हैं एक द को और उसके ऊपर एक की मात्रा दे बन गया, फिर श और य, उद्देश्य। तो इस तरीके से हम मिलाकर वर्णों को लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए अलग अलग करके लिखना, मैंने अभी आपको बताया विद्या उद्देश्य मैंने आपको लिख के बताया, वो अलग करके लिखना होता है, ये मिला के लिखना होता है। इसी तरीके से देखिए हल चिन्ह, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह क्या होता है? हल चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पर वर्ण है वो आधा है, उसमें स्वर मिक्स नहीं है, क्योंकि व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन जहां कहीं किसी भी स्वर व्यंजन के अंदर हल चिन्ह लगा हुआ है, इट मीन्स वहां पर वो व्यंजन वहां पर मिक्स नहीं है, यानी आधा ट है ये, आधा क है ये, आधा है ये। और अगर मान लो अपन ने क के अंदर, इस क के अंदर हमने आ मिक्स कर दिया, तो स्वर मिक्स हो जाने की वजह से इसका हल चिन्ह अपने आप हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? का, ये पूर्ण बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ तक हमने संयुक्त व्यंजन वगैरह सब हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जहां संयुक्त व्यंजन ऊपर नीचे मिलाकर लिखे जाते हैं, वहां पर स्वर रहित व्यंजन ऊपर होता है, स्वर सहित व्यंजन नीचे होता है। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई थी, फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे आप लिखते हो कर्म, लिखते हो तो जो स्वर रहित व्यंजन होता है, यानी रे है वो आधा है, तो रे हमेशा कहाँ चढ़ेगा? ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, कर्म में देखिए रे आधा था, तो जैसे कर्म लिखा तो मैंने मैं के ऊपर रे चढ़ गया, रे आधा था। इसी तरीके से देखिए एक शब्द देखें हम, उद्धार, उद्धार, तो यहाँ पर द आधा है क्योंकि द ऊपर चढ़ा हुआ है। अब देखिए अपने विद्या में भी देखा था ना कि विद्या आधी थी, विद्या में क्या था? द आधा था, तो द ऊपर चढ़ा था और नेक्स्ट जो पूरा वर्ण था वो उसके नीचे चढ़ा था। ठीक उसी प्रकार उद्धार में ध नीचे चढ़ा हुआ है, इट मीन्स ध तो पूरा है, लेकिन कौन सा वर्ण आधा है? द आधा है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सा वर्ण आधा है और कौन सा वर्ण पूर्ण है। इसी तरीके से देखिए क्रम, क्रम, तो यहाँ पर जो क्र है उसमें क तो होगा आपके आधा और र होगा आपके पूरा। प्र, इसी तरीके से देखिए प्र में आपके प तो होगा आधा और र होगा पूरा। जो नीचे पैरों में आता है वो तो होता है आधा, और जो ऊपर अक्षर चढ़ा हुआ होता है, सॉरी, जो ऊपर अक्षर चढ़ा हुआ होता है वो तो होता है आधा, जो नीचे चढ़ा होता है वो होता है इसका पूर्ण अक्षर। नेक्स्ट देखिए रे का विशेष प्रयोग। आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल की क्लास में हम रे का विशेष प्रयोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम वर्तनी शुद्धियां पढ़ेंगे कि हम मात्रा की जो मिस्टेक करते हैं तो हमारी क्या क्या मिस्टेक्स होती है, वो हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसकी बुक एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज हम अपने नेक्स्ट की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्तनी शुद्धि और राय के विशेष नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।